नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान को जानने और समझने की सीरीज, बहुत ही आसान भाषा में। इस देश का बुजुर्ग, बच्चा और युवा भी इस सीरीज को बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज इस सीरीज का पहला दिन है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि संविधान को हमें समझना क्यों चाहिए। ठीक है, देखिए, संविधान को हमें इसलिए समझना चाहिए क्योंकि संविधान समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इस देश को चलाने वाले नेता किस तरह से हमारे देश का कानून बनाते हैं, कौन कौन से हक हमें देते हैं, किस तरह से वो इस देश को चलाते हैं। ठीक है, हमारे देश का शासन व्यवस्था कैसा है, इस सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जब आप संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, और संविधान की एक बहुत खूबसूरत सी एक बात है कि संविधान पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये देश कितना बड़ा खुशहाल देश है। ठीक है, क्योंकि संविधान तो बहुत बेहतरीन बना है, लेकिन संविधान को अगर यूज में लाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना, तो संविधान ऑटोमेटिक गलत ही साबित होगा। ठीक है, क्योंकि इस देश के संविधान के निर्माता, जिनको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जब संविधान बनाया, तो संविधान बनाने के बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई, तब डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कहा था कि मैंने चाहे जितना अच्छा संविधान क्यों ना बना दिया हो, ठीक है, वो अंततः गलत ही साबित होगा अगर उस देश को, उस संविधान को यूज में लाने वाले लोग गलत होंगे। लेकिन इस देश का संविधान कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसको यूज में लाने वाले, प्रयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वक्त देश देख ही सकते हैं कि किस तरह से इस देश का हाल है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। ठीक है, देखिए, हमारे समाज में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हम यही जानेंगे। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक बात बताइए सर, कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, कोई भी इंसान एक थप्पड़ मारता है, तो आप क्या दूसरा थप्पड़ भी उसके सामने घुमा देंगे कि इस पे भी मारी? ऐसा आप नहीं करेंगे। आप उसको दो थप्पड़ मारेंगे कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं तुझे दो थप्पड़ मारूंगा। अच्छा, आपने दो थप्पड़ मार लिया, अब वो कहेगा कि मैं तुमको पत्थर उठाकर मारूंगा। उसने उठाकर आपका पत्थर से सर तोड़ दिया। अब आपको और ज्यादा गुस्सा लगेगा। अब आप कहेंगे कि मैं कुल्हाड़ी लेकर इसका गर्दन काट दूंगा। कुल्हाड़ी लेने के लिए मार दी उसके पैर पर। अब वो जाएगा अपने गांव, घर जाएगा, अपने परिवार वालों को बुला लेकर आएगा और आपके परिवार लोगों से झगड़ा करेगा। पारिवारिक विवाद हो गया। फिर उसके बाद 15-20 लोग उस झगड़े में शामिल होंगे, क्योंकि इस देश में अभी संविधान नहीं है। ये आप एक कल्पना कीजिए कि संविधान रहित देश है। ठीक है, तो अब परिवार में झगड़ा होने लगा। अब परिवार से सीधे गांव से झगड़ा होने लगा। आपके गांव वाले कहेंगे कि दूसरे गांव वाले से लोग यहां पर आकर झगड़ा करेंगे, तो आपके गांव वाले भी आपकी तरफ से हो गए, और जिसको आपने मारा है वो उसके गांव वाले भी आ गए। ठीक है, तो अब गांव से, यानी कह सकते हैं 100 इंसानों के बीच में झगड़ा होने लगा। कोई रोक टोक करने वाला पुलिस प्रशासन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये गांव का विवाद हो गया। अब गांव से उसके बाद क्षेत्र पर पहुंच जाएगा विवाद कि हमारे क्षेत्र से क्यों मारा। वो कहेंगे हमारे क्षेत्र वालों को क्यों मारा। क्षेत्र से होते हुए ये फिर जिला लेवल पर पहुंच जाएगा, और जिला से कह सकते हैं बिल्कुल गृह युद्ध होना तय है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए संविधान हो जैसे इस वक्त है, तो आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा, आप उसको भी मारेंगे। फिर वो आपको पत्थर से मारेगा, आप उसको कुल्हाड़ी से मार देंगे। अब यहां पर वो अगर कानून का सहारा लेगा, तो कानून उस झगड़े को वहीं पर समाप्त कर देगी। कानून की एक ऐसी खासियत है कि वो देश के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, किसी भी देश को, विद्रोह को अगर रोकना होगा, तो शासन के अंदर इतनी ताकत है, वो कितना भी बड़ा विद्रोह क्यों ना हो, वो शांत कर देगा। ऐसा ही इंदिरा गांधी जी के जमाने में होता था कि जब इंदिरा गांधी के विपक्षी पार्टी लोग उनका विरोध करने लगे, तब वो लोग क्या करते थे कि पूरे देश को उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए
गुमराह कर दिया, तब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। उसके बाद जो भी इंदिरा गांधी के विरुद्ध में जाता था उसको पुलिस टांग कर जेल में कर देती थी। ठीक है, तो ये सब संविधान के द्वारा ही संभव हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे बीच कोई आपसी विवाद होता है तो हम आपस में उसको सुलझा ही नहीं पाएंगे। वो कहेगा कि इसने मुझे 2 गाली दिया तो मैं गाली क्यों सहूं, मैं इसको 4 गाली दूंगा। वो कहेगा 100, फिर ये कहेगा मैं उठाकर पत्थर मार दूंगा। ऐसे में झगड़ा बढ़ सकता है, झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी देश में शासन व्यवस्था होगी, पुलिस प्रशासन होगा और न्यायालय होगा, तो उस देश में स्वाभाविक है कि किसी भी विद्रोह को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में संविधान की व्यवस्था की गई, क्योंकि आपस में लोग कोई भी मामला सुलझा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं संविधान के अंदर। ठीक है, संविधान में सबसे पहले आज हम संविधान की बेसिक चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम संविधान के अंदर जाकर उसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो संविधान है वो 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, उसको बनाने के लिए 289 लोगों के 289 सदस्यों की एक सभा का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा कहते हैं। उन सभी का काम था कि छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाएं, जो कि संविधान के कह सकते हैं कि उसके छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करें, कि जैसे मौलिक अधिकार एक विषय हो गया, वो छोटे छोटे विषयों को इकट्ठा करके कह सकते हैं एक समिति बनाते थे। और सबसे बड़ी जो समिति थी उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो उनका ये काम था कि सारी समितियों की राय लेकर, सारे समितियों का सुझाव लेकर वो एक मसौदा तैयार करे। ठीक है, उस मसौदे के आधार पर संविधान को बनाया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से इस देश में लागू हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, अब समझ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। देखिए मार्कर लग नहीं रहा है, मैं दूसरा मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं इसमें। ठीक है, और इसमें टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग? 22 भाग। ठीक है, और इन 22 भागों के अंदर जो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को मिलाकर टोटल 395 आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भाग इस तरह है जैसे हमारे बुक्स में होते हैं भाग, चैप्टर 1, चैप्टर 2, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इसी तरह टोटल 22 भाग हैं। जैसे एक भाग में है टोटल 4 अनुच्छेद। ठीक है, 2 भाग में है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक में 6 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। उसी तरह 3, 4 ऐसे में मतलब थोड़े थोड़े अनुच्छेद हैं। उन सभी अनुच्छेदों को मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, अब 395 अनुच्छेद में लिखा क्या है इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इसकी बेसिक जानकारी। और हाँ, अनुसूचियों में क्या लिखा है देखिए। अनुसूचियों में थोड़े बड़े बड़े और थोड़े सरल कानून हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर कोई भी संविधान संशोधन करना होगा तो सरकार को बहुत आसानी होती है। जैसे अब इसके भाग 1 में कहा गया है
कि भारत के राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं कहाँ तक होंगी। ठीक है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, भाग के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अनुच्छेद में अगर वो संशोधन करेगी तो आर्टिकल के बाद जोड़ेगी। ठीक है, तो उसमें संशोधन करना थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए वो टोटली किसमें संशोधन कर देगी, अनुसूची 1 में। ठीक है, अनुसूची 1 में संशोधन कर देगी कि भारत के इस राज्य को इस नाम दिया, ये नाम दिया गया है, इस राज्य की सीमा इतनी कर दी गई है, बस हो जाएगा आसानी से। भाग 2 में, वो अनुसूची 2 में वेतन का कहा गया है, अगर किसी भी मंत्री, नेता, विधायक या फिर किसी भी जज की वेतन को घटाना या बढ़ाना होगा तो अनुसूची जो 2 है उसको खोलकर सरकार संशोधन कर देगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अनुसूची में टोटल अनुसूची है 12 अनुसूची। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनुसूची को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ओके, अभी मेरे पास इसको इरेज करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं हाथ से ही इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, संविधान के जनक भाई किसे कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि इस संविधान को तैयार करने की जो समिति को कार्यभार सौंपा गया था, उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हीं के सलाह पर टोटल होता था। कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ लोग अफवाह ये फैलाते हैं कि बिपिन बिहारी नारायण रायजादा एक जन का नाम ट्रेंड हो रहा है, कुछ लोग तो उनकी जय जयकार भी कर रहे हैं, उनकी फोटो मूर्तियां भी लगा रहे हैं कि असली संविधान के पिता तो ये हैं, असली रचयिता तो ये हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं है। ठीक है, तो मैं उनकी जानकारी में बता देना चाहता हूं कि देखिए, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए अम्बेडकर साहब, बिपिन बिहारी रायजादा जो थे वो संविधान सभा में टाइपराइटर की भूमिका में थे। जैसे देखिए, कोई भी बात, कोई भी आर्टिकल अम्बेडकर साहब जो बोलते थे उसको वो लोग मतलब टाइपराइटर से टाइप कर देते थे कि ये टाइप कर दो। तो टाइप करने का भैया ये मतलब थोड़ी हुआ कि उन्हीं का हो गया। अम्बेडकर साहब कुछ बोलते ही नहीं कि हम बोलेंगे ही नहीं, कुछ लिखो अपने मन से, है हिम्मत, सारी रचयिता निकल आता है उसी समय। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अफवाह है कि बिपिन बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। असली जो रचयिता हैं, कह सकते हैं निर्माता है, संविधान निर्माता, वो भीमराव अम्बेडकर साहब ही हैं, क्योंकि पूरी संविधान सभा में कोई भी व्यक्ति उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई भी व्यक्ति। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 32 से 36 डिग्रियां उनके पास थी, 4 PhD थी। ठीक है, इतना मामूली नहीं है उनकी इतना पढ़ना लिखना। ठीक है, तो ये उनकी महानता थी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इस अनुच्छेद के अंदर। देखिए, भाग 1 हम समझते हैं क्या है। भाग 1, इसमें लिखा गया है संघ के राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ के क्षेत्र एवं उसके कार्य क्षेत्र। ठीक है, समझिए ध्यान से, इसमें टोटल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। कितने अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद। अब समझिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 1, समझिए ध्यान से, आप लोगों को अगर लिखना है, ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप लोग एक काम कीजिए, यहां पर एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस बार कोड को, QR कोड को आप लोग स्कैन करेंगे तो आप लोग एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उस ग्रुप पे आप लोगों का इस जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका पूरा टोटल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिर्फ समझते हैं, उसके बाद लिखने वाला काम ग्रुप में किया जाएगा। ओके, तो चलें अनुच्छेद 1 में समझते हैं क्या लिखा है। देखिए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि हमारा जो देश है उसकी सीमा कहां तक होगी, उसके क्षेत्र कहां तक होंगे, कार्य क्षेत्र कहां होगा, क्षेत्रफल कहां तक होगा। ठीक है, ये हिंदुस्तान कहां तक लंबा होगा, कहां तक चौड़ा होगा और इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगेंगी। ठीक है,
तो ये सब सारी बातें किसमें लिखी हैं? अनुच्छेद 1 में। समझ में आ गया? इसमें लिखा गया है कि भारत में टोटल 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। समझ में आया? और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जिसपे केंद्र सरकार का शासन होता है। ठीक है, तो ये सब बातें किसमें लिखी हैं? अनुच्छेद 1 में, कि 28 राज्य होंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद, इस देश की जो संसद है उसके पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहे तो वो मिला सकती है बिना किसी से पूछे। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा कि संसद क्या है सर? ठीक है, तो देखिए, संसद एक प्रकार का घर है। ठीक है, संसद क्या है? एक प्रकार का घर है और इसमें है 2 कमरे। एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। लोकसभा में भी सांसद लोग बैठते हैं और राज्यसभा में भी सांसद ही बैठते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन, ठीक है। और देखिए, संसद के वैसे तो 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, 3 अंग होते हैं। लेकिन मेनली संसद, अगर हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 2 ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कभी कभी आते हैं, वो तो अपने भवन में बैठते हैं भाई साहब। ठीक है, तो संसद किसे कहते हैं? एक घर है संसद, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, घर है जिसके 2 कमरे हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। इसमें सांसद लोग बैठते हैं जो डायरेक्ट जनता से चुनकर आए हुए होते हैं। ठीक है, ये दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, इसी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोग इसी में बैठते हैं। ठीक है, तो संसद समझ में आ गया। तो संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो क्या कर सकती है? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है, सिक्किम 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में इसको 34वां जो 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो ये किसने मिलाया? संसद ने, बिना किसी से पूछे सिक्किम को भारत में मिला गया। कल अगर कहे पाकिस्तान की मैं भारत में मिलना चाहता हूं, तो संसद को किसी से पूछना पड़ेगा कि पाकिस्तान को देश में मिलाया जाए नहीं जाए? नहीं पूछना पड़ेगा। संसद बिना किसी से पूछे पाकिस्तान को कहेगी आइए आपका स्वागत है, आप भारत में मिल सकते हैं। वहां के कुल नागरिकों को यहाँ का नागरिक मान लिया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, तो समझ में आ गया? अच्छा, अनुच्छेद 2 भी समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 3 समझते हैं। अनुच्छेद 3 समझिए। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उन सभी में अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को सीमित कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद अगर चाहे तो यूपी को तोड़कर 2 हिस्सों में कर दे, छत्तीसगढ़ को तोड़ ही दिया, झारखंड को अलग कर दिया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, बिहार से उत्तराखंड को अलग कर दिया, समझ में आया? बिहार को अलग कर दिया। तो
संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी क्षेत्र का नाम बदल सकती है। समझ में आ गया? चलिए अब हम अनुच्छेद 4 समझते हैं। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 4 ये कहता है कि संसद ने किसी भी देश को तो मिला लिया, किसी भी राज्य में परिवर्तन भी कर दिया, किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को सीमित कर सकती है। ये सब किसके पास सकती है? संसद के पास। अब अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई भी कानून बनाती है तो कोई भी उस कानून को रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आप कहेंगे अनुच्छेद 68 क्या है? तो अनुच्छेद 68 समझिए। अनुच्छेद 68 ये कहता है कि आप कोई भी संशोधन बिना राष्ट्रपति के पूछे कर ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे देखिए मोदी जी को मान लीजिए, इस वक्त प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, मोदी जी को मान लीजिए कोई कानून बनाना है, ठीक है। कानून अगर मान लीजिए बनाना है कि मैं एक नई योजना के तहत बच्चों को ये पुरस्कार देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए वो कानून का पहले सबसे पहले तो मसौदा तैयार करेंगे, उनके जो मंत्री लोग सेक्रेटरी लोग होंगे वो लोग एक मसौदा तैयार करेंगे कानून का, उसके बाद उसको वो लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। लोकसभा से 2/3 बहुमत या भी जितने भी बहुमत होंगे उस सदस्य उतने बहुमत से उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं 2/3 बहुमत से यहां से उन्होंने पास किया, ठीक है, 2/3 बहुमत मतलब 66% सदस्य। देखिए लोकसभा में इस वक्त टोटल 545 सदस्य हैं। कितनी सीटें हैं? 545 सीटें इस वक्त लोकसभा में है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 545 में से 66% सदस्यता, 66% मतलब बहुमत उनको चाहिए ही चाहिए कानून को पास कराने के लिए। तो अब मान लीजिए 66% उस कानून को बहुमत मिल गया, उसके बाद ये जाएगा कानून, मतलब ये प्रस्ताव जाएगा यहाँ पर राज्यसभा में। अब राज्यसभा में बैठे होते हैं सभापति महोदय जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा में भी सांसद लोग बैठे होते हैं जो कि राज्यों से चुनकर आए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से गया कानूनी प्रस्ताव, यहां गया, अब राज्यसभा कहता है मैं इसको पास ही नहीं करूंगा। अब आप बता गए, तो संविधान में ये प्रस्ताव किया गया है, कानून ये मतलब नियम बनाया गया है कि अगर लोकसभा कोई भी कानून, कोई भी प्रस्ताव अगर पारित करके राज्यसभा को भेजता है तो राज्यसभा को उसको पास करना होगा, ठीक है। अगर राज्यसभा नहीं पास करती है तो ये 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। कितने दिन के बाद? 14 दिन के बाद ये प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा अगर ये नहीं पास करता है तो, ठीक है। अच्छा, लोकसभा से भी पास हो गया प्रस्ताव, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब ये कहां जाएगा? अब संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। अब अनुच्छेद 68 में यही कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कानून बनेगा ही नहीं, कानून लागू ही नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई कानून जाएगा तो क्या राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे? बताइए क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत ना राष्ट्रपति साइन करेंगे, लेकिन इस दो अनुच्छेदों को 368 से बाहर कर दिया गया है। कुछ भी करे संसद, राष्ट्रपति साहब इसमें नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये अनुच्छेद समझ में आ गया। अब ये भाग समाप्त होता है, अब भाग 5 बचा है, उसको हम कल बहुत ही आसान भाषा में समझ लेंगे, ठीक है। तो चले आज के लिए, ठीक है, गुड नाइट, सो जाइए आप लोग, बाय बाय।